स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने सीएफटी की कुछ एप्लीकेशंस देखी थी, जिसमें हमने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखा था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमने देखा था। अब हम उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं, सीएफएसई का उपयोग। हमने देखा जब सीएफटी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो उनमें सीएफएसई एनर्जी रिलीज़ होती है। जिस कॉम्प्लेक्स की जितनी ज़्यादा सीएफएसई एनर्जी होती है, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब सीएफटी कॉम्प्लेक्सेस में सीएफएसई का इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटीज़, उनके अदर एप्लीकेशंस के बारे में समझ सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सीएफएसई का क्या यूज़ होता है। सीएफएसई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी और ज्योमेट्री को समझने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें हम सबसे फर्स्ट देखते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायीकरण। जब एक ही मेटल लिगेंड से डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और उनकी ज्योमेट्री सेम होती है, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है, +2 और +3। +2 के साथ भी वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है और +3 के साथ भी वो ऑक्टाहाइड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। और कोबाल्ट के +2 ऑक्सीडे में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7 होता है और कोबाल्ट +3 में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होता है। यहाँ पर वह वाटर लिगेंड के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों कॉम्प्लेक्सेस में 6 है। तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, इसे हम सीएफएसई के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सीएफएसई के बेस पर COH2O+2 वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके लिए हम उसकी सीएफएसई को कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि CO+2 में उसका D7 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें उसके सीएफएसई की वैल्यू 0.8 डेल्टा O होती है, तथा CO+3 में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होता है, जिसमें उसके सीएफएसई की वैल्यू 0.4 डेल्टा O होती है। दोनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो CO+2 के लिए उसकी सीएफएसई की वैल्यू ज़्यादा है, अतः इस वाटर लिगेंड के साथ उसका +2 में बनने वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से इसके विपरीत अगर हम कोबाल्ट का ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स NH3 लिगेंड के साथ बनाते हैं, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि CONH3 वाला कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है CONH3 से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर लिगेंड के कंपैरिजन यहाँ पर कंडीशन रिवर्स हो गई है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वो NH3 लिगेंड के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस कंडीशन में उसमें T2G में पहले 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं और उसके बाद EG में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब हम इसकी CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो CO+3 D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसके CFSE का मान 2.4 डेल्टा O आता है, जबकि CO+2 D7 के लिए इसके CFSE का मान 1.8 आता है। तो दोनों के CFSE मानों को देखने पर हम कह सकते हैं कि NH3 लिगेंड में CO+2 वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो +3 के कंपैरेटिव कम स्टेबल होता है। अतः CFSE के बेस पर हम कॉम्प्लेक्स की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा स्टेबल होगी उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। CFSE का नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। संकुलों की
रसायन को भी हम CF80 के आधार पर समझ सकते हैं कि उनकी ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, उनके टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री या उनके टेट्रागोनल ज्योमेट्री में से कौन सी ज्योमेट्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, उसे हम CF80 के आधार पर समझ सकते हैं। जैसा कि हम CFT में जानते हैं कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग एनर्जी से 4/9 होती है। इसका मतलब डेल्टा T के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान डेल्टा O से काफ़ी कम होता है। अतः ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। इस ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहाइड्रल से ज़्यादा स्टेबल होता है। वैसे भी अगर हम लिगेंड के स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड को कंपैरिजन करें तो उनमें T2G और EG की स्प्लिटिंग में चेंजेस आते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो कितनी भी ज़्यादा स्प्लिटिंग हो डेल्टा T में, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है डेल्टा T में तो उसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, तो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर भी टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हमेशा डेल्टा O से कम होगी। अतः टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो ऑक्टाहाइड्रल से ऑलवेज लेस स्टेबल होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि D1 और D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि लिगेंड जो होता है वीक होता है, उसमें अष्टवल्कीय संकुल के बजाय चतुष्फलकीय संकुल बनाया जाए तो CF80 के मान में जो कमी है वो सिर्फ 0.13 डेल्टा O ही होती है। अतः ऐसी स्थिति में क्या होता है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों संकुल उसमें बन सकते हैं, क्योंकि D1 और D6 में बनने वाले टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अतः इसमें दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस इसमें बन सकते हैं। CO+3D6 कॉम्प्लेक्स के लिए टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल दोनों प्रकार के संकुल हम यहाँ पर बना सकते हैं। अतः CF80 के आधार पर हम संकुलों के स्टीरियो केमिस्ट्री, उनके त्रिविम रसायन का अंदाज़ा इसमें लगा सकते हैं कि किस में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, तो वो संकुल बनाने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेटल आयन D0, D5, D10, D1, D6 अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसमें मेटल आयन की निम्न ऑक्सीडेशन अवस्था वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उसमें टेट्राहाइड्रल की संभावना कम होगी। अतः CF80 के आधार पर हम बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में वर्गाकार समतलीय कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं और फिर उसके बाद टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ हमने अभी तक CFT के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ CFT। CFT को हम थर्मोडायनेमिक बेस पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम ऊष्मागति के आधार पर कैसे इसमें समझा सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को हम उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो हम कह सकते हैं कि वो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है। जब हम किसी भी मेटल के d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो जब हम उसकी लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एनर्जी कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स हैं, अगर उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो उनमें वो उसको अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। अब चूँकि CF80 की वैल्यू ही उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करती है, तो उसमें ये बताया गया है कि CF80 जो है वो केमिकल रिएक्शन से डायरेक्ट रिलेट होती है। जितना CF80 अधिक होगी उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊर्जा परिवर्तन के बराबर उसका मान होगा, और रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भी ऊर्जा परिवर्तन होता है वो उसके थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट के बराबर होता है कि उसमें जितने ऊष्मागतिकीय गुणधर्मों में परिवर्तन हो रहा है वो उसके
रासायनिक परिवर्तन के बराबर होता है। इसीलिए CF80 को संक्रमण धातु आयनों से निर्मित संकुलों के ऊष्मागति के गुणधर्मों के साथ हम सहसंबंधित कर सकते हैं। यह CFT का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। CFT ने किसी भी कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को उसके थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट के आधार पर एक्सप्लेन किया था, इसीलिए यह थ्योरी सक्सेस रही। इसके थर्मोडायनेमिक गुणधर्मों में हम इसकी जलयोजन ऊष्मा, लिगेंडीकरण ऊष्मा, जालक ऊर्जा, धातु आयन की रेडॉक्स विभव, इसके निर्माण स्थिरांक आदि गुणधर्मों को हम CFSE के आधार पर इजीली समझ सकते हैं। इसमें हम उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं कि CFSE और ऊष्मा गति की जो गुणधर्म है हाइड्रेशन एनर्जी, इसको हम CFSE के बेस पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हम लेते हैं कि कोई भी मेटल आयन जब वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसे हम जल योजित संकुल कहते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। जब भी वो वाटर के साथ संकुल बनाता है तो उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलेगी वह कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम किसी भी आयन के जल योजन ऊष्मा और उसके परमाणु संख्या के बीच में आरेख खींचे तो हम देखते हैं कि जब हम कैल्शियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हम उसमें एक्चुअल ग्राफ हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके प्रायोगिक मानों से जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है तो उसमें दो कर्व हमें मिलते हैं। उसमें उसकी जलयोजन ऊष्मा का मान वैनेडियम के लिए सबसे अधिकतम होता है और बीच में एक इसमें मैग्नीज के लिए इसका मान सब 0 हो जाता है और फिर वापस निकिल +2 D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसका मान सबसे अधिकतम होता है। तो हमने देखा कि अगर उसकी स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है तो ग्राफ में हमें एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमें दो उच्चिष्ट मिलते हैं और एक मिनिमा मिलता है जिससे जो कि इसके स्टेबिलिटी में वेरिएशंस को शो करता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम इसके CFSE मान के आधार पर समझा सकते हैं। जब हम देखते हैं कि D1, D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE का मान 0 होता है। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी उसमें डिक्रीज़ हो जाती है। D3 और D8 के लिए CFSE का मान अधिकतम होता है, इसीलिए D3 वैनेडियम और D8 निकिल के लिए हमें इसका उच्चतम हाइड्रेशन एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। अगर हम केवल CFSE और परमाणु क्रमांक के बीच में आरेख खींचेंगे तो हमें सेम ऐसा ही जलयोजन ऊष्मा वाला आरेख मिलता है, जो कि ये बताता है कि इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर CFSE का मान ज़्यादा है तो उसके लिए जलयोजन ऊष्मा का मान बढ़ रहा है और जिसके लिए CFSE का मान कम है तो उसके लिए जलयोजन ऊष्मा का मान भी कम हो जाता है। अतः हम CFT की CFSE एनर्जी के आधार पर उसके थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा CFT वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।